प्रधानमंत्री ने कहा एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने वाले समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। भेंट मुलाकात में पहुंचे मुख्यमंत्री। अग्निवीरों को देश की सभी फोर्स में मिलेगा महत्व। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में मिले 126 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से अगले 5 वर्षों में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस के जरिए एमएसएमई सेक्टर की फाइनेंस और बड़े बाजारों तक आसान पहुंच बनेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। हम स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बना रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। यानी हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू एमएसएमई। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के रिजल्ट का ऐलान, नेशनल एमएसएमई प्राइज और आत्मनिर्भर भारत फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा एकनाथ शिंदे को समर्थन देगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री होंगे गुलाबराव पाटिल, शंभुराज देसाई, संजय शिरसाट, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। आज शाम 7:30 बजे वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस तरह पिछले 10 दिनों से मुंबई की राजनीति में मचा उथल पुथल शांत हो गया। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनेंद्रगढ़ विधानसभा के ग्राम पाराडोल में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वाले समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले 3 स्थान पर आने वाले समूहों को पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में कहा कि मैं जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन देखने आया हूं। जनप्रतिनिधि विधानसभा में योजना बनाते हैं तो अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने अधिकारियों के साथ लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तेंदुदांड पाराडोल में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने, पाराडोल स्थित हाई स्कूल तक पक्की सड़क का निर्माण,
ग्राम भवता मुख्य मार्ग से बड़का भवता पहुंच मार्ग लगभग 7 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, हसदेव नदी पर एनीकट का निर्माण, नगर पंचायत झगराखांड में मिनी स्टेडियम का निर्माण, ग्राम पंचायत नारायणपुर मुख्य मार्ग से छुईपानी तक 3 किलोमीटर पक्की सड़क और छिपी छिपी हाई स्कूल हेतु नए भवन के निर्माण की घोषणा की। भेंट मुलाकात के दौरान गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गया और उन्होंने खेत में हल चलाकर जुताई की और सोनम धान की बुआई भी की। पाराडोल में मुख्यमंत्री ने किसान मनकेश्वर सिंह के घर दोपहर का भोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज ने हर्ष व्यक्त किया है। समाज के संरक्षक केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में अवसर पर राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी वर्ग की महिला को उम्मीदवार बनाया जाना आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग के लिए गौरव की बात है। केदार कश्यप ने कहा कि चुनाव जीतने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने संघर्षमयी जीवन यात्रा अनुभव के आधार पर देश के 12 करोड़ आदिवासी समुदाय के जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। है कि हमारे यहाँ पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के विभिन्न घटकों ने आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हमारे आदिवासी समुदाय के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया है और निश्चित तौर पे उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे आदिवासी समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा। केदार कश्यप ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आदिवासी वर्ग की महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता लेकर योजना से जवानों को होने वाले फायदे बता रहे हैं। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने महासमुंद जिले के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना से एक अनुशासित और देशभक्तों की फौज तैयार होगी। 4 साल बाद जवानों को 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अग्निपथ से जवान अग्निवीर का तमगा लेकर भी आएंगे। जो हमारे नौजवानों की औसत आयु है 35 वर्ष, उस औसत आयु को कम करने का प्रयास, जहां पर सरहद पर पाकिस्तान और चाइना खड़ा हो और वो क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका, उस पहाड़ से पाकिस्तान और चाइना को लोगों को खदेड़ने का काम ये आने वाली पीढ़ी करेगी और इस अग्निपथ से तपने के बाद में नए भारत का एक हिस्सा बनेंगे। अनेक उनके रोजगार के रास्ते खुलेंगे, अनेक विभागों के अंदर में उनको जाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में सभी राज्यों की पुलिस को मिलाकर लगभग 2 करोड़ पुलिस जवान हैं। असम राइफल्स, रेलवे पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी सभी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हसदेव अरण्य में कोयला खनन के खिलाफ देश भर के 15 से अधिक जन संगठन एकजुट हो गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने गुरुवार को रायपुर में कहा, हसदेव क्षेत्र में आदिवासी खनन परियोजना का वे विरोध कर रही हैं। उस खदान से पर्यावरण का विनाश संभावित है। ऐसे में सरकारें अपने ही वन और पंचायतों से जुड़े कानूनों का सम्मान करें। वहां खनन का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए। खनन प्रभावित हरिहरपुर में धरना दे रहे ग्रामीणों से मिलकर रायपुर लौटी मेधा पाटकर ने कहा कि जल, जंगल, जमीन अमूल्य हैं, इसे पैसे से मत तौला जाए। आंदोलनकारियों को बदनाम भी न किया जाए। उन्होंने कहा, ये रास्ता लंबा चलता नहीं है। ये नियमगिरी रायगढ़ में से छिंदवाड़ा तक बार बार देखी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही शासनकाल में जनपक्षीय कानून, पेशा, वनाधिकार मान्यता कानून और भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारें इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगी। सभा कह रही है, लेकिन उनके प्रस्ताव को पलटकर झूठे प्रस्ताव लाना हमें मंजूर नहीं है। वो पेशा कानून और वन अधिकार कानून जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार नहीं लाए थे, उनका ही उल्लंघन जो हो रहा है वो हमें बघेल सरकार से अपेक्षा नहीं थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आई है, इसलिए जन आंदोलन खड़ा है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन से जुड़े साथ ही इस मुद्दे पर सरकार और राजनीतिक दलों के साथ संवाद को भी तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो वे हसदेव के मुद्दे को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वर्तमान में अरण्य क्षेत्र में राज्य सरकार ने पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद पाल भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और टीकाकरण और RT-PCR जांच बढ़ाने का परामर्श दिया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कुल 12,117 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.04% हो गई है। 25 जून सन 1975 को आपातकाल के काले अध्याय में मीसा में बंद लोकतंत्र सेनानियों को बिलासपुर विधानसभा युवा मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी ने बताया कि आपातकाल के दौरान पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों को मीसा कानून लगाकर गिरफ्तार किया गया था। युवा मोर्चा की कार्य योजना के अनुसार सभी जिलों के मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। बिलासपुर जिले में भी आज बिलासपुर विधानसभा में निवासरत लगभग 20 मीसाबंदी लोगों का सम्मान किया गया है और निश्चित ही उनके द्वारा जो मीसाबंदियों के समय पे जो उनके साथ गुजरा है, जिस तरह उन्होंने जेल में समय काटा है, उनके परिवार के साथ जो अनेकों समस्याएं आई हुई है, उन सारी समस्याओं को हम समझ सकते हैं और हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए एक ये प्रेरणा है। लोकतंत्र सेनानी के राष्ट्रीय सदस्य दत्ता त्रिपुरवार ने बताया कि आपातकाल की घोषणा के बाद विरोधी दलों के सभी नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया था और साथ ही भारतीय जनसंघ के अनुषांगिक संगठनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। मैंने गांधी पुतला में भारत माता की जय बोला। क्या भारत माता की जय बोलना अपराध था? ये इस प्रकार की यानी घटनाएं उस समय हुई थी और इस देश में लोकतंत्र का पूर्णतया गला घोंट दिया गया था। आज लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, उस समय ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी थी? सारी आज़ादी के ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इस देश को पूरे देश को एक जेल बना दिया था। ये आपातकाल था और इस आपातकाल को यानी आज के पीढ़ी को जानना जरूरी है कि आज से 47 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसा क्या हुआ था। कार्यक्रम में उपस्थित मीसाबंदियों ने इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी रखी है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जिले के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ता समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सामूहिक हड़ताल पर रहे, जिससे में कबीरधाम जिले के समस्त विभागों के लगभग 9,000 से ज्यादा राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जिले के कर्मचारी कवर्धा के राजमहल चौक पर धरना स्थल पर एकत्रित हुए। इसके बाद वे सभी रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के नाम केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता केंद्र सरकार की देय तिथि से देने की मांग का ज्ञापन शासन को सौंपा। 27 दिनों तक चलने वाला बस्तर के गोंचा पर्व के तहत गुरुवार को नेत्रोत्सव विधान से पूरा किया जाएगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के दिव्य दर्शन होंगे। चंदन यात्रा विधान के बाद से प्रभु अनसर काल में थे, इसीलिए 15 दिनों तक इनका दर्शन वर्जित माना जाता था। शुक्रवार 1 जुलाई को रथ परिक्रमा की जाएगी। ये परंपरा करीब 615 सालों से चली आ रही है। बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थापित किया जाएगा। यहीं आकर भक्त दर्शन कर सकेंगे। गोंचा पर्व समिति के सदस्यों ने बताया कि देव स्नान, ज्येष्ठ पूर्णिमा, चंदन यात्रा विधान के बाद 15 दिनों तक प्रभु का दर्शन भक्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नेत्रोत्सव विधान के समय जब भक्तों को प्रभु दर्शन देने होते हैं तो यही आध्यात्मिक मिलन ही नेत्रोत्सव कहलाता है। रथ निर्माण का काम पूरा बस्तर में 27 दिनों तक चलने वाले गोंचा पर्व के लिए रथ निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में साप्ताहिक बाजार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर में अचानक मौसम में बदलाव आया और इस दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश होने लगी। बताया गया कि डांड के साप्ताहिक बाजार में तेज बिजली गिरी, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया और भगदड़ शुरू हो गई। कुछ देर बाद लोगों ने देखा तो सड़क पर 5 लोग बेसुध पड़े थे। सभी झुलसे लोगों को सन्ना के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजू राम, भिखना राम और विजय मिंज को मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 लोगों को उपचार अस्पताल में जारी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।